हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सभी को सत श्री अकाल जी और आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। मैं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित हूँ और आपको तो मैं प्रसन्न दिख ही रहा हूँ। खैर, चलो आओ आज की कक्षा आरंभ करते हैं और आज की कक्षा में हम लोग आरंभ करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी जो है वो सबसे पहले हमारे देश भारत में सबसे पहले संस्कृत चलती थी। फिर संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश होना शुरू हो गया और अपभ्रंश होते 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 फिर खड़ी बोली बनने लगी और खड़ी बोली के बाद अंग्रेजों का जब जमाना आया तब खड़ी बोली का मानक रूप तैयार होने लगा। खड़ी बोली जो है वो हिंदी भाषा के रूप में हमारे सामने आई। ठीक है जी। देखो होता क्या है कि कोई बोली है, एक होता है भाषा, एक होती है बोली। जो बोली होती है ना वो छोटे से एरिया में ही बोली जाती है, लोकल एरिया में कह लो, लोकल एरिया में बोली बोली जाती है और उस बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। लेकिन जब किसी बोली का व्याकरण तैयार हो जाए और उस बोली को व्याकरण के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाए, व्याकरण के नियमों के अनुसार उसको तैयार कर दिया जाए, तो फिर वो एक मानक भाषा बन जाती है, वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी कि अब वो प्रॉपर रूल्स के अनुसार चलेगी, मतलब उचित नियमों के अनुसार वो चलेगी। आओ देखते हैं। कह रहा है अपभ्रंश। सबसे पहले आपको पता है कि अपभ्रंश था। अपभ्रंश के बाद क्या हुआ? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का स्वरूप तैयार होने में किन किन चीज़ों का समावेश हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई जिसके कारण हिंदी का स्वरूप तैयार हुआ, वो जानेंगे। सबसे पहले अपभ्रंश था। अपभ्रंश में क्षति पूर्ति दीर्घीकरण आया। क्षति का मतलब नुकसान और पूर्ति का मतलब होता है पूरा करना, यानी कि कमियों को पूरा करना, नुकसान को पूरा करना, यानी कि बोली में जो कमियां थी उन कमियों को पूरा किया गया। और फिर कहा प्रसर्गों की प्रयोग बहुलता, प्रसर्गों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, यानी कि प्रसर्गों यानी कि ने, को, से या फिर के साथ। आप कोई भी वाक्य लिखते हो तो उसमें ने, को, से, के साथ, के द्वारा, में, पर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो। ये सभी क्या हैं? प्रसर्ग हैं। इन्हें विभक्तियां भी कहते हैं। कारक टॉपिक के रिगार्डिंग ये सभी आते हैं, मतलब कारक विषय के अनुसार इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, तो उन्हीं को प्रसर्ग कह देते हैं। और प्रसर्गों की प्रयोग बहुलता यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका प्रयोग किया जाने लगा। और फिर देखो नेक्स्ट चीज़ क्या जुड़ती है? तत्सम शब्दों का प्रचलन। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तत् मतलब उस और सम मतलब समान, उसके समान। अब किसके समान आपके मन में सवाल आएगा। इसका जवाब ये है कि हिंदी भाषा संस्कृत से बनी है। हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ड संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत के जिन शब्दों को एज इट इज़ हमने हिंदी भाषा में रख लिया, यानी कि जैसे संस्कृत में लिखा है ना उन शब्दों को वैसे वैसे ही हमने हिंदी भाषा में रख लिया, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वहीं संस्कृत के जिन शब्दों को हमने थोड़ा चेंज करके, थोड़ा उसमें मतलब हाव भाव चेंज करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके जब हमने उसको हिंदी भाषा में रखा तो उसे हमने तद्भव कहा। ठीक है जी। तो ये होता है तत्सम और तद्भव, ये थोड़ा सा अंतर है तत्सम और तद्भव का, तत्सम और तद्भव का। अब आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों का प्रचलन, जब इन शब्दों का प्रचलन बढ़ा तो हिंदी का स्वरूप बना। किसका स्वरूप बना? हिंदी का स्वरूप। यानी कि पहले अपभ्रंश था, अपभ्रंश के बाद क्षतिपूर्ति की गई, यानी कि नुकसान को जो कमियां उसको पूरा किया गया। उसके बाद प्रसर्गों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया। फिर तत्सम शब्दों का भी प्रचलन किया गया। जब इतनी सारी चीजें उसमें इंक्लूड हुई तो हिंदी के लिए एक व्याकरण तैयार होना शुरू हुआ। और जब वो व्याकरण बना तो हिंदी का स्वरूप बना। और हिंदी का जब स्वरूप बना तो हिंदी क्या बन गई? एक परिनिष्ठित भाषा बन गई। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो परिनिष्ठित हो गई। परिनिष्ठित यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार बन गई, यानी कि अब उसको व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा, पढ़ा, सोचा, समझा जाने लगा। ठीक है जी। तो ये मतलब होता है परिनिष्ठित। परिनिष्ठित का मतलब होता है नियमों में बंधा होना। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण में नियम ही तो है कि इस नियम के अनुसार ये शब्द बनेगा, इस नियम के अनुसार ये वाक्य बनेगा, तो उसी को परिनिष्ठित होना कह देते हैं। और जब कोई भाषा परिनिष्ठित हो जाती है, यानी कि जब कोई बोली परिनिष्ठित हो जाती है तो वो भाषा बन जाती है और वो भाषा मानक भाषा कहलाती है। यानी कि ऐसी भाषा जिसका व्याकरण हो वो भाषा मानक भाषा कहलाती है।
आज हमारे पूरे देश भारत में कौन सी मानक भाषा प्रयोग की जाती है? हिंदी। हिंदी ऐसी मानक भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। खैर आगे चलते हैं। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। भारत में ऑलमोस्ट मतलब उत्तरी भारत तो अगर हम लोग मिला लें, उत्तरी भारत में तो हिंदी ही हिंदी, मतलब किसी आप राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, तो इन मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बिहार के नीचे झारखंड, इन सभी स्टेट्स में अगर आप जाओ और आप हिंदी शब्दों का प्रयोग करो, मुंबई महाराष्ट्र में भी हिंदी शब्दों का प्रयोग करो, तो लोग आपको समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे। ठीक है जी। इससे थोड़ा सा नीचे जाओ तो शायद कठिनाई बढ़ती जाएगी। तो देखो 60 करोड़, भारत में लगभग 60, लगभग आ गया, अब तो ज़्यादा ही लोग होंगे, 60 करोड़ से ज़्यादा ही लोग होंगे। तो 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, यानी कि 60 करोड़ लोग भारत में हिंदी भाषा को समझते हैं, बोलते हैं। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है मैंडारिन, चीन की भाषा मैंडारिन। उसके बाद है अंग्रेजी। मैंडारिन भाषा और अंग्रेजी भाषा के बाद तीसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। तो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अब जब मैं कह रहा हूँ, देखो भारत की आबादी तो 125 करोड़ से भी अब ज़्यादा है, 125 करोड़ से भी ज़्यादा है भारत की आबादी, है ना। और इस आबादी में मैं कह रहा हूँ 60 करोड़ जनता। इसका मतलब सारे के सारे लोग तो हिंदी भाषा को प्रॉपरली नहीं बोलते होंगे, प्रॉपरली नहीं समझते होंगे। तो कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, या बहुत अच्छे से वो लोग हिंदी समझ पाते हैं या लिख पाते हैं या बोल पाते हैं। तो वो है कौन से? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, HR हरियाणा, HR मतलब हरियाणा, उत्तराखंड, UP उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, बिहार, झारखंड। और अगर आप ये कुल मिला लें, इन सभी को अगर आप मिला लें तो ये कुल मिलाकर 10 बनते हैं। तो अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें हिंदी भाषा का प्रचलन होता है या हिंदी भाषा प्रचलन में है, तो वो है 10। कितने हैं? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल कितने स्टेट हैं? 10 हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 5 उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। अगर कभी प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं या कितनी बोलियां हैं, तो आप कह सकते हो 5 उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं आओ देखते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी, पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो ये इतने तरह की हिंदी जो है वो बोली जाती है। अब आओ देख लेते हैं। 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आप कह सकते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारे देश में जिसका सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यावर्त। राम जी के समय में, कृष्ण जी के समय में, जब रामायण और महाभारत काल चल रहा था, तब उस समय में हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। और आर्यावर्त में लोग वेदों का पठन पाठन किया करते थे। हमारे आप खुद भी देखो ना, आज अगर आप सरस्वती माता की फोटो देखो तो सरस्वती माता के हाथों में आपको वेद ही लिखे हुए मिलेंगे। उनके हाथों में वेद, यानी कि ज्ञान की देवी जिनको कहा जाता है, उनके हाथों में किसकी फोटो है? ज्ञान यानी कि वेद की फोटो है। तो इसी से पता चलता है वेद क्या है? ज्ञान के भंडार है। अब वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और संस्कृत भाषा की जो लिपि देवनागरी है, तो इसका व्याकरण का नाम क्या है? व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। और इसको लिखा किसने? ऋषि पाणिनि जी ने लिखा है। सबसे पहले संस्कृत चलती थी, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। अच्छा, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश शुरू हुआ, अपभ्रंश होते होते फिर खड़ी बोली बनने लगी, और उस खड़ी बोली के बाद ये हिंदी का स्वरूप हमने देखा। हिंदी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि जो निकली है वो किससे निकली है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। और कभी कभी आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर इसका नाम देवनागरी ही क्यों रखा गया? तो देखो इसका उत्तर ये है, हिंदी भाषा निकली है संस्कृत से,
और संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। और क्योंकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसलिए संस्कृत से जो डेवलप हुई है हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि रखा गया, यानी कि देवताओं की भाषा से निकली हुई जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहा गया है। आफ्टर ऑल ब्राह्मी लिपि भी तो ब्राह्मी लिपि भी तो संस्कृत भाषा से ही डेवलप हुई होगी, क्योंकि ब्राह्मी भी एक भाषा का नाम है और ये भी संस्कृत से ही डेवलप हुई है। तो चलो, इसके साथ ही आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके साथ ही हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपने त्यौहार को, लोहड़ी के इस त्यौहार को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं और खुश रहें, प्रसन्नचित रहें। यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 97 80 90 42 16 के नंबर पर। और हमारे वैदिक चैनल का नाम है, हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, नाम इसका इंग्लिश है क्योंकि ये चैनल इंग्लिश के लिए ही बना था, किंतु अब आपके पास हिंदी के भी साधन इस पर अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, एक जरूरी बात, आप मेरी इस वीडियो को बठिंडा में जो विशेष एकेडमी है, विशेष एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, यानी कि ये वीडियोस विशेष एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो जैसा भी आपका रिव्यू हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट भी उसमें रख सकते हो। और आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देना है कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है, इसकी लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? अब इसका जवाब सोचिए, और इसका जवाब आपको इस पूरी वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।